ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय सभी की चिंता कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है, जिसकी वजह से देश में संक्रमण के मामलों में बेहद तेजी देखी जा रही है। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 2135 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 58,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 148 करोड़ 58 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी चल रहा है। अगर आपने इसके लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, तो इसे तुरंत कराइए। आप आधार या स्कूल के पहचान पत्र से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नीरज से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की। जिस तेजी के साथ कोविड अपने पैर पसार रहा है, इसे लेकर सभी चिंतित हैं। डॉक्टर नीरज, आप देश की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली जो केसेस हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं एंड उसके पीछे जो हम बार बार जो भी एक्सपर्ट्स आपके प्रोग्राम के थ्रू और जो भी आउटलेट्स हैं उनके थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई ये जो कोविड-19 है भले कुछ दिनों के लिए कम केसेस हो गए थे जी, लेकिन ये गया नहीं है। जैसा कि अभी आपने जो मैसेज वैक्सीनेशन पे आपने जो सुनवाया, जो गाना आपने सुनवाया, उसमें क्लियरली कि सबकी जिम्मेवारी है। इस वक्त में कहीं भी अगर केस एक्टिव है, हम रिस्क में हैं, ये समझने की जरूरत है। और जिस तरह से लोगों ने ये सोचा कि हमारे देश में तो कोविड के केसेस कम हो गए, अब हम बिल्कुल फ्री हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे थे, भीड़ बढ़ा रहे थे, तो डेफिनेटली एक म्यूटेशन किसी और देश में हुआ, वहां से अगर कोई भी केस हमारे देश में पहुंचे और लोगों ने अगर सावधानी नहीं बरती तो इस तरह का सिचुएशन उठ सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि ये काफी इन्फेक्शियस वेरिएंट है जो तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है जी। और जो हमने पिछले कुछ दिनों में जो भी लापरवाहियां की उसका खामियाजा हमें अब देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी भी सावधानी बरतें तो शायद इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और डॉक्टर नीरज, अगर इस समय हम वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें या ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो अमेरिका में सोमवार को 10 लाख से ज्यादा मामले आए और कल की अगर हम बात करें तो वहां कल भी 9 लाख मामले सामने आए हैं। यूरोप में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में कल लगभग 1.5 लाख मामले सामने आए हैं। फ्रांस में 2.5 लाख मामले आए हैं। तो आप इस समय जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक वैश्विक महामारी है और जो केसेस जो बाकी जगहों पे भी जो बढ़ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन का कहीं ना कहीं रोल है। और ये सारे कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनमें वैक्सीनेशन अच्छे से हुआ है, लेकिन जो बार बार हम कह रहे थे कि भाई वैक्सीनेशन के साथ साथ जो मास्क की जरूरत है वो अभी जब तक ये पैंडेमिक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता वो बहुत जरूरी है। तो ये अगर सारे देशों में अगर आप देखें
तो वहां पे जो ये कोविड नियमों का जो पालन है उसकी धज्जियां काफी उड़ाई गई। जो गैदरिंग्स हैं जिसके लिए हम हर लोगों को मना करते हैं, उस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वैक्सीनेशन के बाद आप गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे, ये मैसेज क्लियरली उन तक नहीं पहुंचा। वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता, अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो गंभीर बीमारी से बचा सकता है। तो ये जो है लोगों के बीच जो ये इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, और उसका हम नतीजा ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में, चाहे वो डेवलप हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये केसेस तेजी से बढ़ने का मतलब कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना, जो बाकी बीमारियां इस चक्कर में निगलेक्ट होनी शुरू हो जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। और डॉक्टर नीरज, ओमिक्रॉन के बाद अब दक्षिणी फ्रांस में कोरोना के नए वेरिएंट IHU की पहचान की गई है, और WHO ने कल इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि इस पर वो पूरी तरह से नजर रखा है। तो ये नया जो वेरिएंट है ये क्या है? तो अगर मैं इसके बारे में जो मुझे पता है कि ये एक्चुअली पहले ही इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका था, और ये इनफैक्ट ओमिक्रॉन के आने से पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है, ओमिक्रॉन ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो जैसा सिचुएशन है, लगता नहीं है कि वो वेरिएंट कुछ ज्यादा परेशान करेगा आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब ओमिक्रॉन पूरी तरह से पैर फैला रहा है। बट जैसा कि WHO ने कहा है, डेफिनेटली इस तरह की वेरिएंट्स पे हमें नजर रखनी पड़ेगी कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है आज वो दबे हो, लेकिन एक बार ओमिक्रॉन का कहर कम हो तो वो अचानक से पैर फैलाना शुरू कर दे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की सर्वेलेंस सभी देशों में, स्पेशली जहां पे केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पे होते रहे, ताकि कोई भी नया म्यूटेशन जिसमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाके परेशान कर सकता है, उसको हम तुरंत आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करने की कोशिश करें। डॉक्टर नीरज, आप एम्स में कोविड जो वार्ड्स हैं उससे पूरा मैनेज कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज आ रहे हैं उनमें आप क्या नए लक्षण देख रहे हैं? देखिए, जो इस बार ओमिक्रॉन में जो हम देख रहे हैं, लकीली जो पेशेंट जो डेल्टा वेव में जिस तरह से सिक आ रहे थे, वैसा अभी तक हम पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं। बट अभी इस वेव के शुरू हुए मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, तो जो भी चीजें दिखनी शुरू होती है सेकेंड थर्ड वीक से जाकर कितने सिक पेशेंट आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कितना लोड बढ़ता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें हम जो सिंपल जो वायरल इलनेस के जो लक्षण होते हैं, जैसे बुखार होना, खांसी होना, और जो इस बार स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं लोगों को सोर थ्रोट यानी गले में काफी परेशानी हो रही है, चीजों को निगलने में दर्द के चलते थकावट काफी फीलिंग हो रही है, बॉडी एक्स काफी हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक कंप्लेन जो लोग कर रहे हैं, उन्हें ठंड की शिकायत ज्यादा लग रही है, रात को कई लोगों को पसीने आ रहे हैं, कई लोगों को बर्निंग सेंसेशन आईज में हुए हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो किसी भी वायरल इलनेस में होते हैं, बट एज कम्पेयर टू डेल्टा ओमिक्रॉन में ये फीचर्स ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो डेल्टा में ज्यादा कॉमनली देख रहे थे, वो इसमें उतना कॉमनली नहीं दिख रहा है। तो डायरिया भी थोड़ा कम दिख रहा है ऐसे पेशेंट्स में। जो नाक, जो रनिंग नोज की हम जो बात करते हैं, वो भी इसमें कम दिख रहा है, जो नॉर्मली कोल्ड और फ्लू में ज्यादा दिखता है। तो इस तरह के जो बहुत वेरिएबल सिम्टम्स हैं, जो कि सिंपल से सिम्टम्स हैं, कोई बहुत ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कैसा है इन पेशेंट्स में? हाँ बिल्कुल, अभी जो लंग इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट्स बहुत रेयरली हमने देखा है। अभी जो भी पेशेंट्स हैं मोस्टली अच्छा कर रहे हैं। जो किसी और रीजन से हमें भर्ती करने की जरूरत पड़ी है, या फिर वो पेशेंट्स हैं जिनके फीवर थोड़े दिन ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जा रहे हैं। अदरवाइज जो हमने डेल्टा वेव में देखा था कि काफी लोगों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, वैसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। बट मैंने कहा कि ये पहले 10 दिन इस वेव के, तो अभी हमें बहुत सावधानी से इसके बिहेवियर को देखने की जरूरत है। जी। और डॉक्टर नीरज, इस समय कोविड के काफी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सरकार ने भी होम आइसोलेशन पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश क्या हैं? बिल्कुल, जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि ओमिक्रॉन का जो बिहेवियर होगा वो माइल्डर फॉर्म ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स होने जा रहे हैं, इसलिए जो होम आइसोलेशन रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, जो स्ट्रेटजी है, उस पे बहुत ही सावधानी से काम करने की जरूरत है। ओमिक्रॉन माइल्ड वे में बिहेव कर रहा है, इसके पीछे लोग कहते हैं कि ये वायरस ही कमजोर है, जबकि ऐसा कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब डेल्टा वेव आया था तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं था, सारे लोग, मैक्सिमम लोग वल्नरेबल थे, तो इसलिए डेल्टा वेव में काफी तबाही मचाई।
जी। जबकि जब ओमाइक्रॉन आया है मैक्सिमम लोग को एटलीस्ट सिंगल डोज तो मिल ही गया वैक्सीन का। काफी लोग पहले डेल्टा से अफेक्ट हो चुके थे, तो कुछ हद तक सभी में कुछ न कुछ तरह की इम्यूनिटी थी। तो शायद इसलिए ओमाइक्रॉन का जो बिहेवियर है वो माइल्ड दिख रहा है। इसलिए हमें पूरी तरह से ये कि ओमाइक्रॉन बिल्कुल कमजोर है, इसकी गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो स्टडीज जो आई हैं वो शो कर रही हैं कि लंग में इन्वॉल्वमेंट इसका ओमाइक्रॉन का रिलेटिवली कम होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो होम आइसोलेशन में रखने की जरूरत पड़ेगी उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए इसी कदम में जो सरकार ने अभी होम आइसोलेशन गाइडलाइन जारी किया है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो है उन्हें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी कि बुखार है तो पैरासीटामोल लीजिए, गले में दर्द है तो गार्गल कीजिए, अगर नाक बंद है स्टीम इनहेल कीजिए, अगर गले में खराश या खांसी जैसी हो रही है तो डॉक्टर की सलाह के साथ आप कॉफ सिरप लीजिए। एंटी एलर्जिक मेडिकेशन जो आते हैं सेट्रिजिन या सेक्सोपेनाजिन वो ले सकते हैं, लेकिन ये सारी दवाइयां डॉक्टर की सलाह में लें। उसके अलावा जो कितने दिन तक लोगों को अपने आप को आइसोलेशन में रखना है जो पॉजिटिव होते हैं उसके बारे में भी ड्यूरेशन अब पहले से कम किया गया है कि अगर सिम्टम ऑनसेट के 7 दिन बाद आप अपना आइसोलेशन एंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि पिछले 3 दिन से आपको कोई बुखार नहीं है। जो लोग एसिम्टोमेटिक थे, किसी और रीजन से उनका अगर आरटीपीसीआर या रैट पॉजिटिव आया है, वो जिस दिन से टेस्ट हुआ है उस दिन से 7 दिन काउंट करके अपना आइसोलेशन एंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कांटेक्ट में आए हैं बाकी ऐसे किसी पॉजिटिव पेशेंट के और वो एसिम्टोमेटिक है, उन्हें फिलहाल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बट उन्हें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क हमेशा पहने रहना है। उसके अलावा जो आप ये अगर सिम्टम आता है तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करके टेस्ट कराएं। तो इस तरह की चेंजेस लाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि हर इंडिया के हर किस कॉर्नर पे किसी न किसी फॉर्म का टेली कंसल्टेशन के थ्रू हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि हम जो पिछले वेव में जो केओस मचा था वो इस बार ना हो। जी। और डॉक्टर नीरज, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल लेते हैं। हमारे लिसनर महेश शर्मा जी बड़ौद से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी महेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, ओमिक्रॉन जो है ये जो है अपने पैर पसरता जा रहा है और हमारी जो डोज लगी हुई है क्या वे इस पर प्रभावी रहेंगी, ये बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर नीरज जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन पर क्या हमने जो वैक्सीन लिया है वो प्रभावी होगी या नहीं? बिल्कुल, जो है अभी तक कोई ऐसा क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से ओमाइक्रॉन पे कारगर साबित नहीं होगी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो डेफिनेटली जो आपके वैक्सीन आपने लगाए हैं आपको कुछ हद तक इस ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट डेफिनेटली प्रोटेक्शन देगी। इसलिए सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है या सेकेंड डोज अभी तक नहीं लिया है वो लगाएं। जो 15 से 18 के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन की परमिशन मिल चुकी है वो भी आकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। और जिनके लिए बूस्टर डोज अभी अनाउंस हो चुका है, जो प्रोटेक्शन डोज जिसको नेम किया गया है, वो जैसे ही एलिजिबल हो वो अपने आप को लगवाएं, जिससे अपने आप को और बेहतर सुरक्षित आप कर सकते हैं। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। आप भी डॉक्टर नीरज से हमारे स्टूडियो के नंबर दिल्ली का कोड 011-23421764 011-23421764 ये नंबर है, इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अब चलते हैं तहजीब के शहर लखनऊ में, जहां से मोहम्मद आरिफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी आरिफ जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर अब जैसे ये 15 से और 18 साल के जो बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है वो लगवा रहे हैं जी। तो मेरा ये मतलब पूछना एक सवाल ये है, जो उससे नीचे के जो बच्चे हैं तो उनके लिए मतलब ये कब तक टीका लगने आरंभ हो जाएगा? जी डॉक्टर नीरज, 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है और अब इससे कम के जो बच्चे हैं, इस उम्र से कम के बच्चे हैं, उनका टीकाकरण कब से शुरू होगा?
बिल्कुल, उसके लिए जो सरकार की जो भी एक्सपर्ट कमेटी है उस पर डिसीजन जल्दी ही लेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी डेटा और एविडेंस को एनालाइज करते हुए इसकी भी परमिशन मिल जाएगी। मैं पर्सनली उस एक्सपर्ट कमेटी का पार्ट नहीं हूं, तो एग्जैक्ट डेट बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। जी। और डॉक्टर नीरज, जैसे जैसे कोविड के साथ समय बीत रहा है, इसके इलाज में भी नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। इस बार कोविड के इलाज में किन नई दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बात की थी कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में इस माइल्ड इलनेस होने वाला है, जो बिल्कुल सिंपल जो सिम्टम्स होंगे, जो अपने आप 3 से 4 दिन के अंदर सेटल हो जा रहे हैं। तो लार्जली ऐसे जो मरीज हैं उनमें कोई अलग से कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पैरासिटामोल जैसे दवाइयों से ही ऐसे मैक्सिमम मरीज का इलाज होगा। नई ड्रग्स जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और कुछ ड्रग्स जो हैं जैसे मोलुपिराविर और ऐसे ड्रग्स लॉन्च हुए हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो इंडिया में अभी फिलहाल अवेलेबल है, जो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव था, वो भी उस समय जब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्शन नहीं हुआ था या फिर वैक्सीनेशन नहीं लगा था। तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी प्रायर इन्फेक्शन हो रखा है, जिनको वैक्सीन लग रखा है, ऐसे लोगों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कोई खास रोल नहीं है। इनफैक्ट उससे ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। उसके अलावा जो अभी जो कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं वो माइक्रॉन के चलते हैं, और मेजोरिटी ऑफ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो पहले अप्रूव हुए थे और जो स्पेशली जो इंडिया में अवेलेबल है वो माइक्रॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे में लोगों को जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के पीछे फिलहाल नहीं जाना चाहिए, उसका उन्हें कोई खास फायदा नहीं होना है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अपने रिएक्शन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि एक्चुअल में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा जो मोलुपिराविर जो लॉन्च हुआ है, अगेन समझने की जरूरत है कि उसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो भी कोविड से ग्रसित है उन सबको ये दवाई देने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर जो मोलुपिराविर जो है, इसमें जो भी डेटा जो देखा गया है उसमें बहुत कम मोडेस्ट एडवांटेज है एज कम्पेयर टू प्लेसिबो, यानी कि बिना ट्रीटमेंट के और वर्सेज अगर इसका ट्रीटमेंट दे तो जो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन है जिस पॉपुलेशन में टेस्ट किया गया था वो काफी कम था। तो एक ऐसी बीमारी जो ऑलरेडी हम माइल्ड कह रहे हैं, उसमें एक ऐसी दवाई जिसका बहुत इफेक्ट नहीं है, प्लस उसकी अपने प्रॉब्लम्स हैं कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो बॉडी में होते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट पेशेंट में, फीटस में जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो यंग मेल्स रिप्रोडक्टिव एज में है उनके गोनेडल सेल्स हैं, इनमें जो है इफेक्ट हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, या ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लेस देन 18 ईयर्स जिनमें ग्रोइंग बच्चे हैं उनमें ये प्रोहिबिटेड है। उसके अलावा जो मेल में अगर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर यूज कर रहे हैं फिर उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन 3 महीने तक प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो बेसिकली इन जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ड्रग्स को मैजिक बुलेट की तरह न ट्रीट करें, इसे ओवर द काउंटर ड्रग ट्रीट न करें। इनके बहुत लिमिटेड रोल्स हैं और बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना इसके साइड इफेक्ट को समझे हुए कभी लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे फायदे होने की बजाय नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। जी। और रुक करते हैं पूर्णिया बिहार का, जहां से मोहम्मद मजहर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। हेलो मजहर जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, आज मैंने एक न्यूज में सुना, एक डॉक्टर बताए थे सफदरजंग हॉस्पिटल के कि ओमिक्रॉन से डरने की बात नहीं। तो हम ये कह रहे सर, जब डॉक्टर लोग ये ऐसे गाइडलाइन से लागू करेंगे तो लोग तो ऐसे ही खुले में अब मौज करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि इस तरह का कोई भी बात ना बताए, ताकि लोग ऐसे बिना मास्क के या ऐसे लापरवाही मार्केटों में घुमा फिरा करेंगे। जी डॉक्टर नीरज, ये बहुत अहम बात कही है इन्होंने, क्योंकि घबराने की बात नहीं है लेकिन सतर्क और सावधान पूरी तरीके से रहना है। क्या कहेंगे? एग्जैक्टली मैं एज ए डॉक्टर मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि किसी भी बीमारी से डरिए। देखिए, डरना एक अलग चीज है और लापरवाही करना अलग चीज है। तो दोनों को आप मिक्सअप कर रहे हैं। कभी भी एज ए डॉक्टर मैं किसी से ये कहूंगा कि आप डरिए नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल लापरवाही न कीजिए। यानी कि अगर आपको कहा गया है कि कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर फॉलो करना है, बेवजह बाहर नहीं जाना है, भीड़ में नहीं जाना है, तो आपको वो पालन करना पड़ेगा। डरने की जरूरत मैं आज भी कहूंगा नहीं है।
बट लापरवाही अगर आपने किया तो आपके लिए भारी हो सकती है, आपके आसपास वालों के लिए भारी पड़ सकती है। जी, गाजियाबाद से अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अशोक जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सर, ये आपका शो बहुत ही जागरूकता का काम कर रहा है। मेरा छोटा सा प्रश्न जी अशोक जी, लेकिन आपने कॉल बहुत दिनों बाद किया है या शायद पहली बार किया है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी पहली बार मैंने आज कॉल किया आपको। जी बताइए मैं क्या ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोरोना मतलब दोबारा से सुन रहा हूँ कि काफी बढ़ने लगा है जी, तो सर ये आखिरकार बढ़ने का कारण क्या है कि ये खत्म हो जाता है फिर बढ़ने लगता है जी, तो इसमें क्या चूक हो रही है कि ये मतलब दोबारा फिर अपने जो है पैर फंसाने लगता है। जी तो बिल्कुल। इसका कंट्रोल कैसे हो पाए जो ये हमेशा खत्म हो। जी डॉक्टर नीरज, अगर हम इसका ग्राफ देखें, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और अब हम थर्ड वेव के कगार पर हैं, तो इसके क्या कारण है कि कुछ दिनों तक ये साइलेंट पे रहता है, फिर एकदम से पीक पे जाता है, फिर साइलेंट हो जाता है, फिर पीक आती है, इसका क्या कारण होता है। देखिए, कुछ दिन पहले WHO के जो डायरेक्टर ने कहा था, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सबको समझने की जरूरत है। आज के समय में जब ये बीमारी एक वैश्विक महामारी का रूप ले रखा है, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये बीमारी प्रोपोगेट कर रहा है, भले आपके देश में वो कंट्रोल में दिख रहा है, तो ये पोटेंशियल हमेशा रहेगा कि वहां से ये बीमारी आपके देश में आ जाए, क्योंकि आज के समय में जो सारे देश एक दूसरे से इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाकी चीजें इतनी फास्ट है, तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ आप अपने देश पे ही फोकस न करें, बल्कि दुनिया के बाकी जो गरीब देश हैं, स्पेशली जहाँ पे वैक्सीनेशन कवरेज नहीं है, उन पे भी फोकस करने की जरूरत है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वर्ल्ड ओवर, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, हम वैक्सीनेट करा पाए। जब तक एक वैश्विक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अपने आप को बहुत लंबे समय तक आइसोलेटेड नहीं रख सकता है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि खुद को सेफ करना है, साथ में अपने पड़ोसियों को भी सेफ करना है, तभी हम जाके सुरक्षित रह सकते हैं और इसी तरीके से हम इस महामारी पे हम विजय पा सकते हैं। जी, और दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत, बताइए। आपने बहुत अच्छी बात बताई अभी कि डरना नहीं चाहिए, लापरवाही बरतनी चाहिए। लापरवाही तो हम बरत रहे हैं, पर आजकल देखा जा रहा है कि ये जो डर जो है, जो लोगों के मन में डर जो है, जो पिछले टाइम का जो डर था, वो अभी भी है। आप लोगों की जागरूकता, आप लोगों के कार्यक्रम देने से काफी हद तक हम इस डर से बचे हुए हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बना रहता है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अब जो इंजेक्शन हम लोग बच्चों को लगवा रहे हैं, बच्चों को भी क्या दर्द या बुखार या ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी आनी कुछ शुरू हुई है? जानकारी में आया क्या कि अभी एक बच्चे ने इंजेक्शन लगाया था, उसके दर्द भी हुआ है? बच्चों को बड़ों की तरह ही ये बिहेव करेगा इंजेक्शन जैसे दर्द होता था बड़ों को भी? जी डॉक्टर नीरज, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि बच्चों में भी क्या उसी तरह के साइड इफेक्ट जो टीके लगवाने के बाद आते हैं छोटे मोटे, क्या उनमें भी इसी तरीके के आ रहे हैं? बिल्कुल, जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो बच्चों में भी उसी तरह के ही एक्सपेक्टेड है जैसे बड़ों में होते थे, चाहे वो इंजेक्शन साइट पे पेन होना, थोड़ा सा बुखार आना, थोड़े दिन तक हाथों में दर्द रहना। और वैसे भी बच्चों में बच्चों में आप वैक्सीनेशन पहले भी लगवाया होगा, तो जो साइड इफेक्ट जो बच्चों में जैसे दिखते थे बचपन में, वैसे ही ये जो 15 से 18 साल के बीच में कुछ उसी तरह से साइड इफेक्ट दिखेंगे। कुछ अलग हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा अलग दिखे तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए, और जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितना सीरियस साइड इफेक्ट है। बट मेजोरिटी में हम कोई साइड इफेक्ट नहीं देखेंगे, हम मामूली से साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जी, और डॉक्टर नीरज, टीके की दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स की अगर हम बात करें, सीनियर सिटीजन्स की बात करें, तो 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज इनको दी जाने वाली है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है प्रिकॉशनरी डोज के लिए, वो किसकी है और कितना गैप होना चाहिए नॉर्मल डोज से? बिल्कुल, जो अभी जो प्रिकॉशनरी डोज की हम बात कर रहे हैं वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो 60 इयर्स से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, इनको अभी फिलहाल अप्लाई कर रहे हैं।
और जो प्रिकॉशनरी डोज और जो लास्ट सेकेंड डोज जो भी लगा होगा उसके बीच मिनिमम 9 मंथ का गैप एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे लोगों को हम प्रिकॉशनरी डोज देने की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच 9 मंथ के गैप प्रपोज्ड है। फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उसके अलावा जो 60 के ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। जी, और चलते हैं झारखंड और जानते हैं दिवाकर पाठक जी का क्या सवाल है। दिवाकर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। जी, मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग झारखंड से हूँ। जी, सर्वप्रथम मेरी ओर से 9 वर्ष के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी दिल्ली की पूरी टीम के साथ साथ अपने उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सक को। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान परिदृश्य में नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ कोरोना के पुनर्जागरण काल की पुनरावृत्ति हो गई है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी समृद्धि पर फुल स्टॉप कैसे लगाई जाए जिससे यह ओमिक्रॉन क्रॉनिक न बन सके। इसके क्रॉनिक बनने से जीवन की क्रॉनिक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस पर फुल स्टॉप लगाने के बड़े ही आसान उपाय हैं। पहला, डॉक्टर नीरज, देखिए इनका जो सवाल है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और जो तरीका है इनका पूछने का वो भी बहुत डिफरेंट था और बड़ा अच्छी बात इन्होंने कही कि इस पर किस तरीके से हम ओमिक्रॉन पर फुल स्टॉप लगाएं। जैसे कि हमने जो प्रीवियस कॉलर थे उनसे भी यही बात की कि कैसे सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, इसके जैसे जो फ्यूचर में और वेरिएंट आ सकते हैं उसकी कैसे रोक लगाएं। तो इसमें सबके सहयोग की जरूरत है। किसी एक मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरफेरेंस से सिर्फ ये कंट्रोल होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, जब तक लोग सहयोग नहीं देंगे, जब तक सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं दिखाएंगे, जब तक वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस वायरस को अपने शरीर में रेप्लिकेट होने का मौका नहीं देंगे, तब तक हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कौन कंट्रोल करेगा, इस पे सोचने के बजाय अगर सभी लोग अगर ये सोचे कि मैं कैसे कंट्रोल करने में मदद करूंगा इस पर्टिकुलर पैंडेमिक को, तो शायद हम इसको जल्दी ही कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भी अंदर टेंडेंसी होती है, हम बहुत जल्दी लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है अच्छा चलो दूसरा तो ध्यान रख ही रहा है। तो इस तरह की परेशानी से एक्चुअली में प्रॉब्लम बढ़ जाती है और जब तक ये सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, हमें कंट्रोल करने में बहुत परेशानी आने वाली है। डॉक्टर नीरज, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और इस समय जैसे कि ओमिक्रॉन के बारे में कहते हैं कि हाईली इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी से फैलता है या इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, ऐसे में आजकल के जैसे बीच में थोड़ा सा एक साइलेंट टाइम आ गया था जब उतने केसेस नहीं थे, तो लोगों ने मास्क में भी थोड़ी सी अलग अलग तरीके के मास्क का प्रयोग शुरू कर दिया था और काफी एक फैशन सिंबल भी बन गया था एक तरह का, और तरह तरह के मास्क आ गए थे बाजार में। तो इस समय जबकि हमारे पास केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो मास्क हमें किस तरह का पहनना चाहिए? देखिए, मेडिकल मास्क हमेशा जरूरी होता है, लेकिन मास्क आप जो भी यूज कर रहे हैं अनटिल अनलेस कि आप उसको प्रॉपर ढंग से यूज न करें, वो आप चाहे N95 ही क्यों न यूज करें, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो जो भी आप मास्क यूज करें, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, मेडिकल मास्क हो, N95 मास्क हो, ये प्रॉपरली आपके नाक और मुंह को अच्छे से ढके होना चाहिए। टाइट फिटिंग मास्क जरूरी है, तभी वो इफेक्टिव होगा। तो अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि अगर जब तक आप एक कोई प्रॉपरली फिटिंग मास्क नहीं पहनेंगे तो कोई भी मास्क आपको नहीं बचा सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी क्वालिटी का मेडिकली अप्रूव्ड मास्क अच्छे से पहने, नाक मुंह को ढकते हुए, तो आप अपने आप को सुरक्षित करें। जी, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, आप भी स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा,
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।